नमस्कार, डीबी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुरेंद्र कमांडो, जो कि पहले कमांडो रह चुके हैं भारतीय सेना में और अब ये राजनीतिज्ञ हैं। स्वागत है कमांडो साहब आपका। जय हिंद सर, जय हिंद। आपका एक नारा था, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। बिल्कुल। तो क्या ये कमांडो अब भी सख्त है? हाँ बिल्कुल, जो है ना कमांडो की तो पहचान ही सख्त होना। जब भी ऐसा टाइट वक्त होता है तो कमांडो उस समय जो है ना सख्त हो जाता है। और दूसरा नारा हमारा ये भी रहता है, साहस की विजय। जिस आदमी ने साहस प्राप्त किया है, साहस के साथ लड़ रहा है, धैर्य से लड़ रहा है, उसकी हमेशा विजय होती है। तो मुश्किल वक्त कितना है? मुश्किल तो अभी बहुत कठिन वक्त है, क्योंकि ये एक ऐसा क्रूशियल समय चल रहा है राजनीति के हिसाब से। जैसे कहते हैं तलवार की धार पे जो है ना चलने वाला जैसा काम है। तो बाकी जो है ना, जब आदमी मौत को बिल्कुल फेस टू फेस देख लेता है कईयों बार, तो उसके लिए ये तो समय जो है ना निकल जाएगा। और आने वाला समय जो भी होगा अच्छा ही होता है हर आदमी के लिए। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मैं हरियाणा के जिला झज्जर के छारा गांव का रहने वाला हूं। और छारा गांव जो है ना पहलवानों के नाम से और जो है ना फौजियों के नाम से जाना जाता है। मैं गांव में मैंने अपनी सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। मेरे पिताजी जो है ना किसान हैं, और वहीं रह के गांव में बड़े हुए। वहीं बास्केटबॉल खेलता था मैं, और स्कूल नेशनल खेलने के बाद जो है भारतीय सेना के अंदर चला गया। भारतीय सेना में जाने के बाद भी जो है ना मैं कैडेट ग्रुप में रहा। मुझे वहाँ लगातार वहाँ भी खेलने का मौका मिला, और अच्छे मुकाम तक वहाँ भी मैं बास्केटबॉल में रहा। शॉर्ट NIS किया और तमाम तरह के वहाँ कोर्सेज किए। और गांव के अंदर जो माहौल है, तो हमारे गांव में हर बच्चा जो है ना फौज में जाना चाहता। बड़ी होड़ लगी रहती है, तैयारी करते रहते हैं, पहलवान भी तैयारी करते रहते हैं, कबड्डी वाले बच्चे भी करते रहते हैं, बास्केटबॉल वाले भी। और कम से कम जो गांव के अंदर करीब 1500-2000 लोग जो है ना पेंशनर हैं इस टाइम के ऊपर। और कोई भी जो लड़ाई हुई आज तक, जो भी चाहे सबसे बड़ा तो जो सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर हमारे गांव के 23 लोग शहीद हुए थे। और उसी कड़ी में जब भी चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे 26/11 का ऑपरेशन हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऑपरेशन हो, चाहे पंजाब वाला ऑपरेशन हो, तो छारा के किसी न किसी आदमी ने उसमें भूमिका निभाई है। और गांव ने अनेकों जो है ना खिलाड़ी दिए हैं, जो ओलंपिक से भी जो है ना गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो ऐसी मेरे गांव की मेरी पृष्ठभूमि है। और वहाँ हमारे गांव के अंदर पीलिया का झोड़ भी है, बहुत लोग वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं। और ऐसी जो है ना ऋषि मुनियों की धरती के ऊपर मेरा जन्म हुआ। मैं जो है ना बार बार जो है ना हरियाणा की धरती को प्रणाम करता हूँ। कहते हैं कि फौज में भर्ती होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फौज में भर्ती होने के बाद कमांडो बनना एक बहुत बड़ी बात है। लाखों में कुछ एक व्यक्ति सिलेक्ट होते हैं। तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ कमांडो के लिए? हाँ, सेना के अंदर बहुत सारे साथी देखो भर्ती होने जाते। सबसे बड़ी बात तो क्या, सिविल नौकरी के अंदर तो हर आदमी को मौका मिलता है, चाहे उसके अंदर विकलांगता हो, चाहे उसमें कमी हो, चाहे उसकी हाइट कम हो। सबसे पहले तो जो ना हाइट अच्छी होनी चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, और फिजिकल की फिटनेस होनी चाहिए, दिमागी तौर से अच्छा होना चाहिए। और तब कंपटीशन करने के बाद ना भारतीय सेना में जाने का मौका मिलता है। और उसके बाद भी कमांडो में जाने के लिए हजारों लाखों लोगों में से छट के जो ना एक कमांडो तैयार होता है। तो NSG का तो पूरी दुनिया लोहा मानती है। तो NSG में जब जाने की बात आई, तो NSG में जाने से पहले कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, और 30 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। और उसके बाद पहली बात तो बटालियन से हजारों आदमियों में से छट के बंदा आता है। वहाँ पे कंपटीशन होता है, टेस्ट होते हैं सब तरीके के। जब वहाँ अपने टेस्टों पर पूर्ण रूप से आदमी खरा उतरता है, और उसके अंदर कुछ जज्बा है, जोश है कुछ करने का। खाली टाइम पास तो तनख्वाह तो हर कोई पूरी करके आ जाता है, क्योंकि यहाँ पता है कि अपन ऑपरेशन टीम के अंदर जाने हर रोज वहाँ कभी भी ऑपरेशन में शामिल होना पड़ सकता है। दूसरा जो है, बहुत ज़्यादा संघर्ष। आपको हर रोज़ 30-40 किलोमीटर दौड़ना है, हर रोज़ फायरिंग करनी है, डे नाइट, कोई दिन रात यहाँ बराबर रहता है। तो बहुत सारे लोग उसमें नहीं आना चाहते। पर जब यहाँ करीब मान लो 500 आदमी आके NSG में जब शुरुआत करते हैं, वहाँ से छट के आते हैं अपनी अपनी बटालियन से, जो अब अच्छे लोग होते हैं चुनिंदा। आने के बाद उनका यहाँ पर सबका साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट होने के बाद उनके फिजिकल टेस्ट होते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी होती है। जब बहुत सारी एक्टिविटी होने के बाद जो भी ये सिलेक्शन कमेटी जिनको रखना है उनको रख लेती है, बाकी को जो है ना बैक टू यूनिट कर देती है। तो बैक टू यूनिट करने के बाद और यहाँ जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, तो ट्रेनिंग की प्रक्रिया के अंदर अगर 500 आदमी मान लो ट्रेनिंग
शुरू करते हैं तो लास्ट चलते चलते 100-125 कमांडो बन पाते हैं। और 100-125 में जो कमांडो बन पाते हैं उसमें से 20 से 25 आदमी जो है ना ऑपरेशनल टीम में जाते हैं। जो स्पेशल एक्शन ग्रुप है 51 और 52, ये ग्रुप जो है ना एंटी टेररिस्ट ग्रुप है। और जो है ना 52 है वो एंटी एयर हाईजैक ग्रुप है। बाकी जो लोग है ट्रेनिंग वगैरह में चले जाते हैं। और वहाँ एनएसजी के अंदर वैसे देखा जाए तो लगभग 16,000 कमांडो के आसपास काम करते हैं, जो वीआईपी ड्यूटी करते हैं, बीएसएफ, सीआरपी, पैरामिलिट्री। और जो है ना बाकी जो आर्मी से जो बंदे जो छट के आते हैं वो फिर ऑपरेशन टीम में रहते हैं। तो फिर हमारा जब भी कभी पुकार पड़ती, जब भी माँ भारती को जवानों की आवश्यकता होती, कभी भी ऐसा ऑपरेशन फंसता है, चाहे वो मुंबई का 26/11 हमला हो, चाहे वो अक्षरधाम का हमला हो, चाहे वो एयर हाईजैक का मामला हो, तो उसमें जो है ना हमारे लोग जाते हैं और हम लोग जो है ना सीधा जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं। डिफेंसिव लड़ाई देश की बाकी सब फोर्सें लड़ती हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में जब गुजरता है कमांडो तो उसमें वहाँ चोट लग के कुछ बैक टू यूनिट चले जाते हैं, कुछ लोग ट्रेनिंग में डेथ भी हो जाती है, कुछ लोग ऐसे जो पास नहीं कर पाते, कुछ लोग ऐसे जब उनको एक्चुअल रोल का पता चलता है कि मेरा रोल क्या होगा कमांडो बनने के बाद, तो बहुत सारे लोग फिर उसमें भी वो कहीं ना कहीं ढिलाई कर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो ना मैं एनएसजी का जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना कमांडो बन पाया और अच्छा मुझे ऑपरेशन करने का भी मौका मिला। मुझे अपने आप में इसमें गौरवान्वित महसूस करता हूँ मैं। अब मुझे जो है ना माँ भारती के लिए पसीना बहाने का मौका भी मिला और वक्त पड़ा तो खून बहाने का भी मौका मिला। इसमें तो दो राय नहीं कि आप बहुत सख्त जान हैं, क्योंकि आपने बताया ना कि हजारों में से 50-60 व्यक्ति ही इस परीक्षा में अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं। अब देश को आपके बारे में पहली बार बड़े लेवल पे मुझे लगता है कि 26/11 को ही पता चला, जब वो मुंबई में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया था और शायद 2 आतंकवादियों को आपने मार गिराया था। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या था वो सारा मामला। जब 26/11 का हमला हुआ तो वो ऐसी स्थिति थी, रात के टाइम वो हमला हुआ 9:30-10 बजे के बीच में। तो तमाम फोर्सें वहाँ पर लड़ने के लिए जब गई, वहाँ पहले तो सबसे पहले वहाँ की पुलिस से मुकाबला हुआ तो वहाँ की पुलिस नहीं लड़ पाई। एटीएस ग्रुप को लगा, वहाँ का एंटी टेररिस्ट कोड है वो वहाँ महाराष्ट्र का, वो भी नहीं उनसे भिड़ पाए, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ट्रेंड जो ना आतंकवादी थे। वहाँ पे मेरीन कमांडो को बुलाया, नेवी की जो कमांडो है मेरीन कमांडो, मार्कोस, हाँ मेरीन भी उन्हीं को बोलते हैं, मार्कोस भी उन्हीं को बोलते हैं। तो वो भी वहाँ नहीं टिक पाए। होटल में एक बार एंट्री की, फिर एंट्री करने के बाद उनको जो है ना वहाँ से इतनी ज़बरदस्त फायरिंग की आतंकवादियों ने कि वो उनके सामने नहीं टिक पाए, आतंकवादियों के सामने। और मार्कोस को वो ट्रेनिंग भी नहीं है कि जिस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि फौज की जो कमांडो है, चाहे वो मेरीन कमांडो हो, मार्कोस कमांडो हो, चाहे वो पैरा कमांडो हो, चाहे वो ग्रुड कमांडो हो, या वो सिर्फ जो है ना डिफेंसिव लड़ाई लड़ सकते हैं। और जो ना बीच में लोग फंसे, जहाँ होस्टेज बना रखा है लोगों गेस्ट फंसे हुए थे, गेस्ट फंसे हुए, तो उनको उस टाइप की ट्रेनिंग और उनके पास हथियार भी नहीं होते, तो वो भी नहीं टिक पाए। वहाँ लोकल यूनिट जो है ना आर्मी की यूनिट, वहाँ एक यूनिट रहती है मध्य भारत एरिया का वहाँ लोकेशन है, तो कोई भी घटना के लिए इन्फेंट्री की यूनिट रहती है। तो सौभाग्य से मेरी बटालियन वहीं थी, 2 ग्रेनेडियर, उनको भी वहाँ पर कॉल किया गया। तो उन्होंने जो सीओ ने उन्होंने बताया कि हम जो है ना हमारे से नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, लोगों को हम नहीं बचा पाएंगे, मिलिटेंटों को तो हम मार लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब एनएसजी को कॉल किया गया तो एनएसजी तो रेडी रहती है अपने आप में, एक स्क्वाड्रन हमेशा तैयार रहता है। एक स्क्वाड्रन के अंदर लगभग 80 कमांडो होते हैं। एक ग्रुप के अंदर जो है ना 4 स्क्वाड्रन होते हैं, 3 एक्टिव स्क्वाड्रन होते हैं और एक हेडक्वार्टर होता है। तो जो स्क्वाड्रन रेडी रहता है वो सिर्फ 20 मिनट में वहाँ से मूवमेंट कर जाता है। कोई भी कहीं भी घटना हो तो हमेशा गाड़ियों के अंदर सामान रहता है और तैयार रहते हैं सारे के सारे कमांडो, बार बार ड्रिल होती रहती है। तो उसको अलर्ट स्क्वाड्रन बोलते हैं। तो अलर्ट स्क्वाड्रन के अंदर जैसे कॉल हुआ तो उस समय मुझे भी 2 दिन पहले मेरी मिसेज बेटा पैदा हुआ था, तो हॉस्पिटल में थी, मुझे तो छुट्टी जाना था और जो है ना मैं निकल ही गया था मोस्टली वहाँ से। तो ये जो कॉल हुआ तो फिर मुझे भी कॉल किया, मैं भी वापस वहाँ से आया। तो हमारा स्क्वाड्रन वहाँ से चल के जो ना दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुँचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद तो आप मानेसर थे उस समय? मानेसर, गुड़गांव के अंदर मानेसर के अंदर था मैं, 51 स्पेशल एसएजी के अंदर था, स्पेशल एक्शन ग्रुप। तो यहाँ आने के बाद में जब हमने यहाँ एयरफोर्स के जहाज के अंदर, उसी के माध्यम से हम जाते हैं, उसमें सामान वगैरह सब जब लोड कर दिया, सारी चीज़ें होगी, तो कहने लगे कि जो ना गृह मंत्री जी आएंगे, वो कुछ बात करेंगे आप लोगों से। तो काफ़ी घंटों अंतराल के बाद जो ना देश के गृह मंत्री वहाँ पहुँचे
हालांकि वहाँ गृह मंत्री का कोई रोल नहीं था हमारे से कोई बातचीत करने का। हम तो बहुत हाई मोटिवेटेड जवान होते हैं, हमारे मुकाबले का दुनिया के अंदर जो है ना कोई ऐसा जवान नहीं होता है उसको मोटिवेट करने की, देश का गृह मंत्री आए और वो मोटिवेट करे तब हम मोटिवेट होंगे। वो आए घंटों के बाद, उसके बाद जो है ना सर्दी में वहाँ खड़े रहे। आने के बाद उन्होंने लंबे चौड़ी बातें इधर उधर की और वो फिर कहने लगे कि हम भी जो है ना आप लोगों के साथ चलेंगे। फिर वो वापिस अपनी कोठी गए, वहाँ से कोई 2 घंटे बाद वो अपनी ड्रेस बदल के फिर वापिस आए। उनका मोटो हमारे को मोटिवेशन करने का या हमारे से मिलने का नहीं था, उनका जो मोटो था, उनका जो अंदर की जो भावना थी। यहाँ पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी जी आए हुए थे यहाँ पे। पहले उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को जो है ना बाई एयर प्राइवेट चार्टर से पाकिस्तान भेजा, और गृह मंत्री के जो वार रूम के जो लोग थे वो उस दिन पाकिस्तान में गए हुए थे। 2-3 दिन पहले से कोई कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ उन लोगों से कोई संपर्क भी नहीं हो रहा था। उनको ऐसे डेजर्ट एरिया में लेके ये पाकिस्तान वाले, वहाँ इनके फ़ोन भी नहीं मिले और उस टाइप का माहौल था। अब गृह मंत्री नंबर 1 तो जो ना विदेश मंत्री को उन्होंने वहाँ से भेजना था, दूसरा उसके अपने वार रूम के लोग यहाँ पे नहीं थे, तो वो बैठे तो किस आधार पर बैठे यहाँ पे। तो वो वहाँ फिर उसके बाद वहाँ पहुंचा। उसके बाद भी कहा गया कि ये जो जहाज है ना ये नहीं जाएगा, इसमें खराबी है जहाज में, आप लोगों के लिए चंडीगढ़ से दूसरा जहाज आएगा। वहां से दूसरा चंडीगढ़ से जहाज आया, उस जहाज में फिर हमने सामान लोड किया, फिर हम यहाँ से बाई एयर मुंबई पहुंचे। गृह मंत्री के दिमाग में कहीं ये चल रहा था कि ये मेरे आगे आगे मेरी गाड़ी चलेगी, पीछे पीछे कमांडो आएंगे, ठीक है, मैं झंडी हाथ हिलाता हुआ चलूंगा, ठीक है ना, देश मुझे देखेगा, मैं हाईलाइट होऊंगा पूरा। और सुबह जब तक दिन निकल जाएगा और दिन निकलने के बाद आतंकवादियों के साथ हम टेबल पर बातचीत करेंगे। इन सारी बातों से ये चीज निकल के आती है। इसके बाद में खुलासे भी बहुत सारे हुए हैं। तो राजनीतिक लड़ाई भी साथ साथ लड़ी जा रही थी। बिल्कुल, राजनीति की लड़ाई लड़ी जा रही थी, क्योंकि उस समय देश का आम चुनाव होने वाला था। कुछ महीने पहले की बात है ये, 2008 की नवंबर 2008। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जो है जब वहां पहुंचे तो ये तो अपनी गाड़ी में बैठे, हमारे लिए वहां पे हेलीकॉप्टर तैयार थे, हम हेलीकॉप्टरों के अंदर बैठे और हम जाके वहां पे छतों के ऊपर ड्रॉप कर दी गई। छतों के ऊपर ड्रॉप कर दी गई। जब तक वहां देश का गृह मंत्री वहां पहुंचा तब तक तो हमने 15 मिनट के अंदर नेरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म कर दिया, 2 आतंकवादियों को मार गिराया और वहां जो फंसे हुए लोग थे उनको जिंदा बचा लिया गया। आधा घंटा के अंदर जो है ना ओबराय होटल के अंदर 2 आतंकवादी, ओबराय होटल के अंदर जितने लोग फंसे हुए थे उनको जिंदा बचा लिया गया। अब जब इतनी सी कहानी होने के बाद गृह मंत्री के पास तो कोई बातचीत की तो बात बची नहीं, और देश के जो लोग थे, जो जनता थी, उनको पूर्ण रूप से विश्वास हुआ अब एनएसजी के कमांडो आगे हैं और अब जो है ना ये आतंकवादियों को हम मार ही लेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हेलीकॉप्टर से जब कमांडो उतरे तो वो देश के दुनिया ने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा था। ऐसा कभी किसी को देखने को ना तो मिला हो और ना कभी मिलेगा, क्योंकि आतंकवादी नीचे बैठे उसी मकान में और उसकी छत के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं। मैं जो है ना, हमारे जो पायलट साहब थे हेलीकॉप्टर चला रहे थे, मैं उनको भी सल्यूट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और पत्रकार बंधुओं को भी सल्यूट करता हूं जिन्होंने लाइव जो ना कवरेज किया वहां से। अगर वो लाइव कवरेज नहीं करते पत्रकार तो ये कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार हमारे देशों को जो ना रोटी रोटी के लिए मोहताज कर देती। और उस पर उतरने के बाद उनकी कोई बातचीत तो रही नहीं और ताज का ऑपरेशन कंटिन्यू लगातार चल ही रहा था। पर वहां जाने के बाद गृह मंत्री अपना चेहरा चमकाने के लिए बार बार न्यूज के अंदर बयानबाजी दे रहे हैं, अब कमांडो वहां जाएंगे, अब कमांडो यहाँ जाएंगे, अब कमांडो इस रूम से आदमी ला रहे हैं, डीजीएनएससी उससे पहले बयान दे, वो उससे पहले बयान दे और हमको जो सूचना दे। जब हम जहाँ जाएं तो आतंकवादी हमको पहले ही मार के खदेड़े, वहाँ पहले ही मिले, उनको सूचना मिल रही, उनको टीवी के माध्यम से सूचना मिल रही थी, उनको इंटरनेट के माध्यम से सूचनाएं मिल रही थी। तब ये जो बार बार घटना होती रही तो फिर बताया गया और टीवी चैनल के लोगों ने भी उसको डिले दिखाना शुरू किया। हर प्रोग्राम को आधा घंटा डिले करा और आधा घंटा डिले करने की वजह से आतंकवादियों को ठीक से सूचना नहीं मिल पाई। पहले हमने न्यू ट्रंट ताज को जो ना क्लियर किया। न्यू ट्रंट ताज के अंदर लगभग 22 मंजिल का है। उसकी एक छोटी घटना मैं आपको बताऊंगा। हमने वहां एक बंदे को रेस्क्यू किया। ऐसे तो हमने ताज होटल से 627 आदमी को जिंदा बताया, पर कईयों की अजीब कहानी है, अलग जो कहानियां बताई। एक बंदे ने जब उसको हमने रेस्क्यू किया तो उसने बताया कि ये आतंकवादी हम लोगों को सबको छत के ऊपर लेके 12-15 आदमी को हमको लाइन में खड़ा किया और हमारे ऊपर गोलियां
तांती तांदी बंदूक चलाई। के तान। हाँ, गोलियां ऐसे चलाई और ये कहते हैं गोलियां मारी, तुमने हमारी मस्जिद को तोड़ा। और जब उन्होंने गोलियां मारी तो मेरे से पहले वाले तक आदमी तक गोलियां लगी, मेरे तक वो बैरल आई, तब तक गोली खत्म होगी उसकी। और जब वो सब लोग गिरे गोलियां लग के, तो मैं भी उनके साथ गिर गया। जब मैं उनके साथ गिर गया तो वो आतंकवादी जब नीचे आए तो वहां पे ऊपर मशीन लगी हुई एयर फेंकने के लिए नीचे से, होटल से बड़ी बड़ी, वो एक मशीन के नीचे शिफ्ट हो गया, चला गया। रैंक के। हाँ, और वो जेब में हनुमान चालीसा ले रहा था, वो हनुमान चालीसा वहां पढ़ता रहा। आतंकवादी दोबारा फिर थोड़ी देर बाद छत पाए, फिर उनको लात मार के दोबारा गोलियां मारी, मरे हुए लोगों को भी गालियां देके। तो मुझे उससे मोटिवेशन मिला। उसके बाद मैं आज भी अपनी जेब में मैं भी हनुमान चालीसा रखता हूं, क्योंकि जो भक्ति में शक्ति है, ये बात हमने माननी पड़ेगी। उस बंदे ने जो बताया था, हमारी भी आंखें खुली। उसने बहुत सारी चीजें और बताई। हमने उन लोगों को निकालते गए। हमने न्यू ट्रेंट ताज को क्लियर किया, फिर हमने ओल्ड ताज में शुरू की, 7वीं मंजिल क्लियर किया, 6ठी मंजिल। तो उसी बीच में जो है ना, हमारे पास जो बाहर से कॉल आ रहे, जो होटल के नंबर थे, उन पे पता कर रहे थे, अंदर से फोन आ रहे थे, कोई बाहर से फोन आ रहे थे। तो बाहर जो ये टीम जो देख रही थी, इतनी होपलेस थी, इनको पता नहीं था क्या बता रहे, क्या आ रहे। एक कॉल पाकिस्तान से आया होटल के नंबर पे, एक महिला ने बात किया, अब हमको आतंकवादियों ने घेर रखा है, 200 कुछ नंबर कमरे के अंदर, और हमको बचा लो, और हम 20-25 आदमी हैं, हमें मार रहे हैं। और वो रो के उस महिला ने फोन काट दिया। उस फोन का इनको नहीं मालूम चला कौन सा फोन है। इन्होंने हम लोगों को मैसेज दिया तो हम लोग पहुंचे। तो एक टीम के अंदर 20 आदमी होते, एक हिट के अंदर 5 आदमी होते, 4 कमांडो, 1 कमांडर, और एक हिट ही चुनाव वो लड़ती है, टकराव करती है 5 आदमी की। तो जब सीढ़ियों से चढ़ने लगे, होटल के नीचे से जब कमरा बताया वहां है, उस जगह है, क्योंकि बाहर से लोग अंदर का कोई पता नहीं था। बीच में हमको एक गाइड मिला, बोला मैं चलूंगा अंदर। जब वो अंदर गया गाइड, और उसने वहां देखी लाशें, जैसे खेत के अंदर किसान गेहूं काट देता और पीछे पूलियां पड़ी रहती हैं, ऐसे लोगों की लाश पड़ी हुई थी। तो घबरा कहने लगा, जी मैं नहीं जा सकता, मैं तो बीपी मरीज हूं, मैं तो मर जाऊंगा। हमने कहा भाई हम तो अब छोड़ के नहीं आएंगे, और आप वापिस जाओगे तो कहीं आतंकवादी मार देंगे। वो जी आतंकवादी भलाई मार दे, मैं आगे नहीं जाऊंगा और मैं वापिस निकल जाऊंगा, आप हम मुझे जाने दो। तो उसको जैसे हमने बोला, वो तो तुरंत बाहर निकल के आ गया। तो तब चले, तो वो सीढ़ियों में जब चढ़ते हैं, ओल्ड ताज की जो पुरानी सीढ़ी, वो सीढ़ियाँ ऐसी चढ़ती हैं दोनों से, ऊपर जाके 2 गेट है उसमें से, और बीच में जमशेद टाटा जी की स्टैचू लगी हुई है। वो जो स्टैचू लगी हुई है, उसके एक गेट से फायरिंग आ रहा था, एक गेट से फायरिंग नहीं आ रहा था। वो गेट 2 थे, अंदर हॉल एक ही था वो, और बाकी चारों तरफ से फायरिंग कर रहे थे आतंकवादी, क्योंकि उन्होंने पहले अम्बूस लगा लिया था, उनको पता थी कभी यहाँ आएंगे। तो जब चढ़ने लगे तो उन्होंने ऊपर से जब फायरिंग किया, तो सबसे आगे जो है ना, गाइड के रूप में चल रहा था उस समय सुनील जोधा चल रहा था। सुनील जोधा को 8-7 गोलियां लगी, 8-7 गोलियां लगी। तो सीढ़ियों में जैसे गिरने लगा, तो उसको, उसके नंबर 2 के ऊपर भी एक सुनील यादव करके लड़का चल रहा था, उसने उसको पकड़ा, ऐसे घूमे तो सुनील यादव की हिप में 2 गोलियां लगी, वो दोनों गिर गए वहां पे। तीसरे नंबर पर मेजर उन्नीकृष्णन चल रहे थे, वो उन्हें जंप करके, वो जो गेट से फायरिंग नहीं आ रही थी उसमें अंदर जंप कर गए वो। और पीछे 2 नाथ बंदे और चल रहे थे कमांडो, उन दोनों को भी गोलियां लगी। चारों आदमी वहां सीढ़ियों में गिर गए, नीचे गिर गए। तो आतंकवादी गोलियां चलाते रहे उनके ऊपर। सुनील जोधा बताता, मैं बिल्कुल ऐसे दड़ मार लिया, मैं हिलूंगा तो आतंकवादी गोली मारेगा, कैसे रोल कर दिया कि उन्हें मर गया है तो बिल्कुल एकदम। और जो मेजर उन्नीकृष्णन साहब अंदर कूदे थे, उनको जो अंदर आतंकवादी था, उसने एक गोली मारी, यहाँ गोली लगी हुई थी उनको, वो लेटा हुआ पहले से पोजीशन ले रखी थी उसने, तो वो एक ही गोली में हेडशॉट हो गया। अब जब सबसे पहले तो हमने उन आतंकवादियों के ऊपर अटैक करा, दूसरी हिट थी हमारी, फायरिंग किया, तो वो वहां से पोजीशन छोड़ के भाग गए। अब हमने सबसे पहले अपनी कैजुअलिटी को उनको उठाया, उनको हॉस्पिटल भेजने की कोशिश करी, उनको अपने हॉस्पिटल भेजा, उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए, काम कर रहे, चल रहे अपने परिवार के साथ, सबसे बड़ी बात। और मेजर उन्नीकृष्णन साहब की उन्होंने जो है ना MP5 पिस्टल और जो है ना उनका जो रेडियो सेट वगैरह था, वो सब आतंकवादियों ने निकाल लिया। उनको निकाल के एक पर्दे में लपेट के एक सोफे के पीछे उनको शिफ्ट करके चले गए। और जहां जाए, जहां मैसेज मिले, तो वो हमारे हथियार से हमारे ऊपर फायरिंग करें MP5 से। अब जब MP5 से फायरिंग हो रहा है, तो ये मैसेज जाए कि भाई उन्नीकृष्णन साहब आतंकवादियों के पीछे लगे हुए हैं, और एक बार MP5 का फायर हो रहा है, एक बार AK-47 का फायर हो रहा है, तो लगातार मुठभेड़ चल रही है। असमंजस की स्थिति होगी, असमंजस की स्थिति होगी। और रेडियो सेट, हमारे जो रेडियो सेट थे वो भी उनके पास चले गए। तो सारी इन्फॉर्मेशन, अब वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर जाने लगी, सारी इन्फॉर्मेशन जाने लगी, तो जो हर डंग डंग के ऊपर मार खाने लगे। अब 8 घंटे तक ऐसे चलता रहा मामला।
मैं भारतीय सेना में रह के मैंने बहुत अच्छे अच्छे कोर्स किए हुए हैं। मैं सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड हूँ, स्नाइपर कोर्स क्वालिफाइड हूँ, बास्केटबॉल कोर्स क्वालिफाइड, मैप रीडिंग, अनेकों इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मैंने कोर्स बहुत सारे किए हुए, बास्केटबॉल के भी बहुत कोर्स किए। तो हमारे साथ ही हमने सलाह की, हमने तो हम लगभग 13 आदमी टीम में बचे हुए थे। तो हमने जब बात की तो पुराने कई साथी थे, तो कई सूबेदार था, एक दो मेरे से भी सीनियर थे काफ़ी। तो बात किया तो कैसे करें, एक दूसरे को जानते हैं, साथ रहना साथ खाना। तो उनको पता है ये इंस्ट्रक्टर है सेक्शन कमांडर, WT का इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, वेपन एंड टैक्टिक्स का। तो मुझे कहने लगे कमांडो जी जो है ना, आप बताओ क्या करना। मैं बोला मैं क्या बताऊँ साहब, आप बताओ, आप करो कमांड। बोला नहीं, मैंने सारी नौकरी जो है ना MT में करी है और मुझे नहीं जानकारी, मामला गड़बड़ है सारा का सारा, कुछ नहीं समझ में नहीं आ पा रहा। हम सभी आदमी इकट्ठे हो गए कि हमने जो बाहर से मैसेज आ रहे हैं उनको कोई सुनने की जरूरत नहीं, उनका मैसेज आने के बाद अपने तरीके से हम काम करेंगे सारे के सारे लोग। और हमने जहां से ऑपरेशन जो मुठभेड़ हुई थी जहां 19 की, हमने वहीं से दोबारा वहीं से शुरू करते स्टार्ट किया। वहां से हमने स्टार्ट किया पूरा सर्च करना, एक एक चीज हमने जब सर्च किया तो 8 घंटे बाद जो है ना, वो 8 घंटे का करीब टाइम हो गया था हमको मार खाते खाते। मेजर 19 साहब की बॉडी हम लोगों को मिली, हमने उसकी बॉडी निकाली, उनके बाद बॉडी को भेजा और मैसेज दिया कि ऐसी ऐसी बात है, रेडियो सेट और हथियार भी इनके साथ में चला गया। अब ऐसी जो स्थिति आती है तो उसमें तो लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए हर तरीके से, क्योंकि हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो जाने लगी। तो फिर हमने उनकी बाहर की इन्फॉर्मेशनों को डिले करने का बताया, लोग कराया। मेरे पास नंबर था एक, मैं मुंबई से आया था, यहाँ पोस्टिंग वहीं से आया हुआ था, मेरी पलटन वहीं थी। उस नंबर को चालू करवाया, MTNL का नंबर था। बहुत सारे नंबर इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने, काफ़ी चीज़ें की। तो फिर हम लगातार लोगों को निकालते रहे। हमने जो ना 7वीं मंजिल का रियल किया, 6ठी मंजिल किया, 4थी मंजिल के अंदर जब हम आए तो आतंकवादी उससे पहले क्या कर रहे थे, जब भी मुठभेड़ हो रही थी तो वो आग लगा के पोजीशन बदल जाते थे। अब हम अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकते क्योंकि लोग बहुत सारे फंसे हुए। हमने सबसे पहले, हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती तो जो लोग, जो निर्दोष आदमी फंसे हुए थे उनका बचाना था, क्योंकि आतंकवादी तो 2 घंटा बाद भी मारा जाएगा, 3 घंटा बाद भी मारा जाएगा। अगर कोई निर्दोष को एक को भी अगर गोली लग जाएगी तो हमें जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा वो उनकी जान बचाना प्राथमिकता थी हमारे लिए। छोटे बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, महिलाएं भी थी। 4थी मंजिल के अंदर जब मुठभेड़ हुई तो हमने एक आतंकवादी को मार गिराया उधर, और आप लोगों ने देखा होगा उसको हमने तंदूर में जला के जो ना सीधा डायरेक्ट 4थी मंजिल से उसको फेंका था, आधमरा उसको नीचे फेंकने के बाद। उसके बाद हमारी हिम्मत भी बढ़ गई। उसके बाद हम चलते रहे, 4थी मंजिल कर गए, 3री मंजिल का रियल किया। सेकंड मंजिल जो सेकंड फ्लोर पे जब हम कंटिन्यू कर रहे थे तो काफ़ी टाइम के बाद मैं कहने लगा मैं कुछ गाड़ी का काम करता हूँ। तो मुझे कहने लगा नहीं आप ठीक सही चल रहा, आप सही चला रहे हो काम को। मैं बोला नहीं चलो 10, 20, 50 कमरे में भी करता हूँ। तो मैंने 5-7 कमरे सर्च किए होंगे, जैसे बिल्कुल हम टच रहते, आगे वाला होता है इस तरीके की पोजीशन रहती, छोटा कद करके उसके चिपक के, उसकी छाती पिछले वाले की, उसकी कमर पे ऐसे रहते, क्योंकि गोली लगे तो 1 गिरे 2 गिरे तो तीसरा आतंकवादी को मार लेगा। तो इसलिए वो करते हैं, क्योंकि हमको तो डिफेंस आर्ट तो लेनी नहीं, हमने डायरेक्ट घुसना है जहाँ भी है। तो सेकंड फ्लोर पे एकदम एक गेट खुला, अरे 3 दिन से गेट खोलने से नहीं खोल रहा, कोई तोड़ने से नहीं हो रहा, ये गेट कैसे खुला? गेट जैसे हिला तो मेरे जो पीछे था, मैंने उन पीछे वाले को पुश कर दिया, मतलब आतंकवादी। वो तो पीछे वाले जिस कमरे से हम निकले थे उसमें उनको जगह मिल गई, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंडों का टाइम था, कोई बचने की गुंजाइश नहीं थी। उसने ग्रेनेड फेंका, तो चाइनीज ग्रेनेड इतने वो होते हैं कि वो फेंकना फटना एक साथ ही हो जाता उनका। मैंने सेकंड फ्लोर से नीचे जंप ले दिया और कोई चारा नहीं था बरामदे से। जब मैं कूदा तो बरामदे में ठूठी लगी हुई थी हमारी, ऐसे MP5 लटकी रहती है सीलिंग में, हाथ फरी रहते हैं, तो वो लटक गई, वो जो ईसा मसीह की तरह ऐसे लटक गया। मैं, मेरी कॉलर बाउंड निकल गई, नीचे गिरा थे, घुटना भी फ्रैक्चर हो रखा था। पर मैं जैसे गिरा, गिरने के बाद जो है ना मैं बहुत तेजी के साथ जो है ना मैंने पोजीशन लिया, वहाँ मैं भाग के पोजीशन लिया तो नीचे बार था, बरामदे में घुसा, देखा तो बड़ा बार था, तो उसके पीछे गेट था। तो मैंने, वो लाइट भी होती है, हथियार में लाइट मारी तो कुर्सियाँ पड़ी हैं, कोई लाश पड़ी है ऐसे ही, तो मैंने सोचा उधर गेट बंद कर दूं कहीं इधर से ना आ जाए। तो जब मैं वहाँ गेट तक पहुंचा तब तक मेरे साथियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जो बात मैंने बताई ना, हम तो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, जहाँ दिखते वहीं टूट के पड़ते हैं। उसी के अंदर जब मेरे बंदों ने उनके ऊपर अटैक किया तो वो जो गेट से मैं घुसा था वहीं सीढ़ियाँ थी, ऐसे गोल सीढ़ियाँ थी, और सीढ़ियों के नीचे बार बना हुआ था, जो दारू रखते ऐसे। मैंने उस स्टोर से ही फायरिंग शुरू कर दिया उन सीढ़ियों पे। मेरे साथियों ने ऊपर से उनको फायरिंग कर रहे थे, उन सीढ़ियों में हमने एक आतंकवादी को मार दिया।
दो आतंकवादी सीधे नीचे जंप कर गए और उस बार के पीछे पोजीशन ले गए, सीढ़ियों के ऊपर, उनके ऊपर सीढ़ियां थी, ऊपर से भी गोली नहीं लगे, मेरी गोली भी उनको नहीं लगे। और मैं उस स्टोर के अंदर 1.5 घंटे तक मेरी और दोनों आतंकवादियों की मुठभेड़ चलती रही। उनके पास जो हथियार थे उन्होंने फेंके, गोले वगैरह, फायरिंग की। मेरे पास था, मैंने खूब फायरिंग की। बीच में एक पुलिस वाले ने वो जो आउटर साइड से जो ना टीयर गैस का उसके अंदर ग्रेनेड मार दिया, तो वहाँ नाक से पानी, जुकाम, इस तरह की आंखें बंद, बुरी हालत हुई। मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे तो 2-4 और मार दिए थे इन्होंने, वैसे मर जाएंगे, ये भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा। तो बाहर हमारे कमांडरों ने बताया कोई भी आदमी ने अगर गोली चलाई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवादी मारे ना मारे, पर बाहर वाले किसी पुलिस वाले ने तो ये गोली चला दी। अनप्रोफेशनल अप्रोच थी पुलिस की। हाँ, वो तो वैसे हवा में गोली चला रहे थे, उनका कोई रोल नहीं, कोई मतलब नहीं था। वो तो लड़ने से मना कर दिया था वहाँ मुंबई पुलिस ने, जो पूरे अखबार छपे हुए हैं। और जो ना उसके बाद जो ना मैंने एक ग्रेनेड अपने पास रख लिया, भाई अब तो मरना है, बचने का कोई गुंजाइश नहीं, गेट के पास ये है। उस बीच में उस गेट से, मेरे वाला जो गेट था उससे मेरे बंदे भी फायरिंग करे भाई इधर से इधर आतंकवादी ना जाए, अगर आतंकवादी जाए तो जो है फायरिंग के बीच से गुजरना पड़े, कोई ना कोई गोली लग जाए। और मैंने एक ग्रेनेड रख लिया, भाई मरना तो है, ग्रेनेड की पिन निकाल लूँगा, खुद भी जो है ना मर जाऊंगा, इनको भी ले मरूंगा। पर कुछ टाइम के, थोड़ी टाइम के बाद जो है ना पीछे से मेरे बंदों ने दीवार तोड़ी और मुझे वहाँ से निकाला। मेरी जगह पर दूसरे बंदों ने पोजीशन ले ली वहाँ पे। मैं पूरा जख्मी हो रखा था, खूनम खून हो रखा था, और हाई फ्रिक्वेंसी धमाकों की वजह से मुझे बिल्कुल सुनना बंद हो गया था, कानों में पी की आवाज़ जो ना आ रही थी। वहाँ मुझे पानी वानी पिलाया, हमारे पास इंजेक्शन विजेक्शन होते हैं, उस समय मुझे दर्द का फर्स्ट एड दी। हाँ, मोरफिन का इंजेक्शन लगाया। और मुझे मोटिवेशन करा जो ना हमारा आईजी ऑपरेशन था, उसने भाई जो ग्रेनेडियर तो बहादुरों की रेजिमेंट है, ये है, उस तरीके की जो बातें हैं। जाटों ने तो इतिहास पलट दिया, जाट योद्धा, जाटों के बारे में बताया। जो भी बंदा जैसा भी होता है, जिस बिरादरी का होता है, जिस उसको हिसाब उसी से, तरीके से उसको मोटिवेशन करते। और करने के बाद जो ना मैं तो मेरे दिमाग में सोच रहा था कि भाई अभी फर्स्ट एड हो रहा है, अभी जो ना हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना, लेके जाएंगे भाई, ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं। तो उसने बताया कि बेटा अगर अंदर दूसरा बंदा कोई जाएगा तो उसको नहीं पता कहाँ आतंकवादियों ने पोजीशन ले रखी है, हम लोगों को कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी, कोई ना कोई हमारा साथी जो है ना और को जाना पड़ेगा। और तुमको पता है, तुम इसके अंदर 1.5-2 घंटा रहे हो, अंदर की एक एक तस्वीर आपकी आंखों में है, आपको गाइड अंदर घुसना है और आपके साथ दूसरी टीम, आप अपनी हिट पूरी कर लो। तो मैंने हिट में हमारे पहले जो बंदे साथ काम कर रहे थे उनको बुलाया, एक दो साथी हंसने लगा, कहने भी लगा यार ये बाहर से किसी नए फ्रेश बुलाता बंदे, हम तो वैसे ही थके हुए। मैं बोला नहीं, आप थके हुए नहीं है, आप लोगों को, हमको एक्सपीरियंस हो गया 3 दिन से लड़ते लड़ते, नया बंदा आएगा तो उसकी मेरी पटरी नहीं बैठ पाएगी। बोले ठीक है। तो ये निर्णय लिया गया, एक ग्रेनेड जो ना नीचे मैं फेंकूंगा, स्टैंड ग्रेनेड, उसका धमाका होगा, ऊपर जो मेरे साथी वो 2 ग्रेनेड फेंकेंगे, एक के बाद एक 2 ग्रेनेड लूपिंग करेंगे, उन दोनों ग्रेनेडों का धमाका होगा, और चौथा ग्रेनेड फिर मैं फेंकूंगा, चौथे ग्रेनेड का फिर धमाका होगा। तब तक आतंकवादी बिल्कुल दब जाएंगे नीचे, उनको नहीं पता है कि मारने वाला ग्रेनेड फेंक रहे हैं कि हम धमाके वाला ग्रेनेड फेंक रहे हैं, क्योंकि धमाका तो दोनों का एक जैसा होता है। तो वो ग्रेनेड फेंकने थे। जब चौथा ग्रेनेड मैंने फेंका तो मैंने इतनी तेजी के साथ में अंदर गया, वो ग्रेनेड फटने से पहले ही जो है ना मैं एंट्री कर गया। जो मेरे बंदे 4 और 7 पूरी हीट को घुसना था वो तो गेट पे ही खड़ी रहेगी। उस गेट से 10-15 फीट की गैलरी है, गैलरी के बाद बार खुलता है पूरा। उस गैलरी में मुझे 1 कदम लिया, 2 कदम लिया, मैंने तो पूरा जंप लेके वो जो बार बना हुआ था ऐसे, उसके ऊपर दोनों पैर, और मेरी MP5 के अंदर 32 गोलियां थी, पूरी की पूरी गोली बना आतंकवादियों को एक ही सपाटे के साथ मार दी। अब वो गोली मारने के बाद भी आदमी एकदम नहीं मरता है, किसी भी आदमी को मारेगा वो तड़फेगा, जान रहेगी। तो आतंकवादी क्या मरता मरता भी कई ग्रेनेड की पिन निकाल लेता है, तो खुद तो मरना ही होता, मर गया, वो दूसरे को लेके पड़ता है। और मैंने उसमें पूरे अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हुए मैंने पीछे एकदम जंप लिया, उनके वो इस तरह से पोजीशन लेते, उन गोलियां हमारी पैरों में लगी हुई मेरे काफ़ी। तो मैंने जंप लेते तो हमारे पास कमांडो डैगर भी होता है, हमारे पास कई सारे हथियार होते हैं, एक हथियार नहीं होता, पिस्टल होता है, चाकू होता है, ग्रेनेड होते हैं, MP5 होती है, लंबे रेंज के लिए स्नाइपर होती है, तमाम तरह के हथियार होते हैं। उसके बाद हमारे पास छोटे मोटे और इक्विपमेंट भी रहते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ से अपना डैगर निकाला और उसको ऐसे दोनों को ऐसे ऐसे दबा लिया, और दोनों को ऐसे चाकू से, दोनों को जब तक वो बिल्कुल ठंडे नहीं हो लिए, मतलब इतना वो मेरे दिमाग में था कि ये कहीं ना कहीं ग्रेनेड की पिन ना निकालने कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो मरना था, मर के थे वो तो पहले भी 1.5 घंटा जब मेरे साथ घुसे रहे।
वो तो चाह रहे थे हम आत्मसमर्पण कर देंगे, हमको माफ कर दो, हम तो अल्लाह ताला की कसम। पर जो है, हमें जब हमारा बंदा शहीद हो गए, सैकड़ों लोगों की, वहां 166 लोगों की लाश अपनी आंखों से देख ली, तो उनके लिए माफी का कोई खाना नहीं था। अगर माफी उनको करते तो कसाब की तरह वो और 100 करोड़ रुपए खर्चवा देते देश के। तो जब उनको मारने के बाद, जब अब मेरे बंदे पीछे रह गए, अब वो गोली भी नहीं चला सकते, मैं बीच में हूं, अब वो भी असमंजस में, भाई बंदा, अब गोलियां तो इतनी चल गई हैं अंधाधुंध, अब हमारे वाले को लगी है, उनको लगी है, वो तो अभी बाद में पर वो बिल्कुल साइलेंट हो गया। पर जब हम हमला करते हैं ना, जो आपने बात बोली, तो खत्म ही हो गया। जब बिल्कुल वो ठंडे हुए, जब उन्होंने छोड़ा, मुझे भी लेकर आए, तो काफ़ी देर बाद फिर मुझे भी काफ़ी खून बह रहा था, फिर मुझे ट्रीटमेंट कराया गया मुंबई के हॉस्पिटल में। वहाँ पे हॉस्पिटल नेवी का हॉस्पिटल, उसमें गए। उसके बाद फिर आरआर हॉस्पिटल के अंदर इलाज हुआ, फिर दिल्ली हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल के अंदर इलाज चला। उसमें लगभग लगभग 627 आदमी को जिंदा बचाया। तमाम लोगों की अलग अलग स्टोरियाँ थी, तमाम लोगों की अलग अलग दुआएं थी, पूरे देश की दुआएं थी। नहीं तो जो है ना, इतने लोग जो ना उस हमले में शहीद हुए, 2 कमांडो हमारे इंजरी के कारण क्या रहा? उस हमले के बाद जो मैंने बात दोहराई, उसको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि उस हमले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की साठगांठ थी। उस हमले के अंदर जो हम बंदे लड़े, हम 7 लोगों को ताज होटल के अंदर चोट लगी आतंकवादियों से लड़ते हुए। 2 बंदों को नरीमन हाउस के अंदर चोट लगी, एनएसजी के कमांडो को। हम लोगों को किसी को भी कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया गया। जो लोग उस हमले में शामिल नहीं थे, करकरे, कामटे, ऐसे ऐसे पुलिस वाले जिनके पास हथियार भी नहीं थे, जिन्होंने एक पत्थर भी नहीं फेंका लड़ाई के नाम का, उन लोगों को जब इन्होंने अशोक चक्कर दिए, तो तब हम लोगों को कहीं ना कहीं दुख हुआ। और एनएसजी के बहुत सारे लोग घुमा रहे थे, उन लोगों को मेडल दिए गए, पुलिस के तमाम लोगों को मेडल दिए गए, नेवी के लोगों को मेडल दिए गए, जिन लोगों ने वो ऑपरेशन छोड़ दिया था, जिन्होंने लड़ने से मना कर दिया था। अखबारों की बड़ी बड़ी कटिंग है, बड़ी बड़ी न्यूज है। पुलिस और यहाँ की लोकल फोर्सेस तमाम ने जो ना लड़ने से कर दिया इनकार, रात भर न्यूज चली है वो। जब उन्होंने ऑपरेशन छोड़ दिया, एनएसजी ने जिस ऑपरेशन को टेक ओवर कर लिया, और जब टेक ओवर करने के बाद भी उस पूरे मिशन को खत्म कर दिया, आतंकवादियों को मारने के बाद, लोगों को बचाने के बाद, हमने तो मिशन पूरा कर दिया। ये तो नहीं है मिशन अधूरा रहा। और हमको जब गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले, तो इन्होंने कहा कि आप लोगों को कोई बात नहीं, 26 जनवरी पर अवार्ड नहीं मिले, आप लोगों को 15 अगस्त के ऊपर अवार्ड मिलेंगे। 15 अगस्त चला गया, हम लोगों को अवार्ड नहीं मिले। ये कहा गया कि ज्यादा अवार्ड हो गया, आप लोगों का रक्षा मंत्री के थ्रू नाम भेजेंगे, आप तो डिफेंस के लोग। जब हम रक्षा मंत्री के थ्रू नाम गए, तो उन्होंने वापस भेज दिया कि लड़ाई तो एनएसजी के नाम से लड़ी, हमारे कोटे से क्यों अवार्ड दिलवाए हमको। वो वापिस आ गए। उसी बीच में कहने लगे, फिर ये कहने लगे यहाँ पे जो कमेटी थी कि ये केस है ना टाइम बाउंड हो गया है, और इस हमले में तो इतने अवार्ड मिले हैं, 71 की लड़ाई, कारगिल की लड़ाई में भी अवार्ड नहीं मिले हैं, और इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, अशोक चक्कर दिए हैं कई बहुत लोगों को। तो न्यूज वालों ने चलाया, उस बीच में न्यूज वालों को पता चला, एनएसजी के कमांडो मांग रहे इंसाफ, देशभक्तों का दर्द। ये कहानी सारा चैनल पर चली और चैनलों पर चली। तो ये लोग हम लोगों को धमकाने लगे वहां एनएसजी में खड़ा करके, तुम लोगों को हेड शूट करा देंगे, तुमने किसी तरीके का भी किसी को बताया तो। जिनकी नौकरी पूरी हो रखी थी उनको पेंशन भेज दिया, जिन लोगों की यूनिट पीस में थी उनको बैक टू यूनिट भेज दिया। मेरी यूनिट ग्लेशियर के अंदर थी, वहाँ हम कैटेगरी को नहीं भेज सकते। मैं परमानेंट कैटेगरी कर रखा था, तो मुझे ड्यूटी वूटी कोई सब चीजें मेरी माफ कर रखी थी। तो उसके चलते चलते जब मेरा बोर्ड का दोबारा टाइम हुआ, 2-2 साल बाद बोर्ड बैठता मेडिकल के लिए, अब कितना ठीक हुआ है, कितना इलाज की और आवश्यकता है, कौन कौन सी दवाइयाँ इनको चाहिए। तो जब मैं आया 2 साल बाद 2011 के अंदर, तो यहाँ मेरे को मेडिकल बोर्ड डायरेक्ट मेरा बोर्ड बैठाया गया। तो बोर्ड जब बैठाया गया तो मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा भाई मेरी 14 साल 3 महीने 10 दिन नौकरी है, 15 साल नौकरी के बाद भेज देना, 14.5 करा दो। 6 महीने का बोर्ड उसको पावर है कंडोनेशन ऑफ सर्विस करने की, 1 साल कंडोनेशन सर्विस करने की आर्मी हेडक्वार्टर को पावर है। आज तक मेरी सर्विस करीब 9 महीने करनी थी, कंडोनेशन ऑफ सर्विस बिल्कुल नहीं की, और मुझे इस बेस हॉस्पिटल से मेरे घर भेज दिया पेंशन। 19 महीने तक मुझे 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिली, ना मेरा इलाज कराया सरकार ने। मैं जिस दिन लड़ने गया था, मेरा 2 दिन का बेटा था, मेरे पिताजी किसान है छोटे से, मैं बहुत ही गरीब परिवार से था, और जो है ना काफी दिन तक ऐसे भटकता रहा।
सोनिया गांधी से क्या, इनसे क्या, पता नहीं किन किन नेताओं से मिला, परंतु इन्होंने एक नहीं सुनी। तब इन्होंने जब कसाब को फांसी लटकाया, उस दिन मैंने मीडिया को मालूम चला कमांडो सुरेंद्र सिंह को पेंशन नहीं मिल रही है, ना ही उसका इलाज हो रहा है, और वो बेचारा दर दर की ठोकरें खाता घूम रहा है। तब मीडिया ने, वो पूरे न्यूज चैनलों ने चलाया और पता चला कसाब के ऊपर, जिसने देश के 166 लोगों को मारा, हजारों लोगों को जख्मी किया, उस बंदे के ऊपर कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने 54 करोड़ रुपए खर्चे। कसाब जेल में बैठकर चिकन बिरयानी खा रहा था, और जो कमांडो देश की एकता अखंडता के लिए लड़े, जो सुरेंद्र सिंह अपना 2 दिन का बेटा छोड़ के जान की बाजी लगा दी और देश के 627 लोगों को जिंदा बचाया, 2 आतंकवादियों को मारा, खुद गोलियां खाई, उसको जो है ना रोटी रोटी के लिए इन्होंने मोहताज कर रखा था। देश की मीडिया को, सब लोगों को मैं सलूट करता हूं, पत्रकार बंधुओं को आया। और कांग्रेस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी यहाँ चल रही थी, तो कांग्रेस के एक नेता जो ना मनीष तिवारी जी, उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने बयान दिया अगर हम सुरेंद्र सिंह के साथ हैं, पर हमने सुरेंद्र सिंह को 50 लाख रुपए दे दिए और 25,254 रुपये उसको पेंशन भी दे रहे हैं। मेरे खाते में कोई पैसा नहीं था, 6 महीने से कोई लेना देना नहीं हो रखा था, 8,000 रुपये मेरे खाते के अंदर थे। वो मैंने अपनी पासबुक जब दिखाई मीडिया को, मेरे खाते में 8,000 रुपये, 6 महीने से मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। तो जब वो बात बाहर आई, मीडिया में एकदम चली, तो वो खुद बैकफुट के ऊपर चला गया। उसके दूसरे तीसरे दिन डीजीएनएसजी ने बोला अगर जो 26/11 का हीरो है कमांडो सुरेंद्र सिंह, उसका क्लेम सही है, वो हमले में पूरी बहादुरी के साथ लड़ा, उसने आतंकवादियों को मारा, लोगों को बचाया, पर वो जो मेडिकल प्रक्रिया के तहत जो है ना, उसको जो है ना मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया और हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यही बात उस समय के देश के गृह मंत्री ने दोहराई। अब जो है, जो कमांडो सुरेंद्र सिंह के साथ हमारे साथी थे यहाँ, उन्होंने अच्छा काम किया, हम उनके साथ हैं, पर वो हमारे पास नहीं है, हमारी जिम्मेवारी नहीं। उसके बाद अंतनी जी जो ना रक्षा मंत्री थे, 10-12 दिन बाद उन्होंने कहा अब हमने कमांडो सुरेंद्र सिंह को पैसा नहीं दिया है, हमने पैसा उसका मंजूर किया है। एक देश का सैनिक इतना बड़ा काम करने के बाद उसको ऐसी अंजोमस, ऐसी स्थिति के अंदर डाल दिया, बगैर पैसे दिए ऐसा भ्रम फैला दिया, अब हमने उनको पैसे भी दे दिए, कोई पैसा नहीं देना। अब जो ये बात आई तो पब्लिक को भी गुस्सा आया, बहुत सारी चीजें हुई। तो उस बीच में फिर प्रधानमंत्री का भी बयान आया, अगर इसके मामले में कोई कानून अगर आड़े आ रहा है तो उस कानून को चेंज करो और इस जवान को पेंशन दो, आगे से किसी की भी पेंशन नहीं रोकी जाएगी, किसी के साथ भी ऐसा अन्याय नहीं होगा। वो सारी बातें चलने के कई महीनों बाद जो है ना, मेरी पेंशन शुरू हुई। मेरा इलाज के लिए जो ईसीएचएस कार्ड बन के आता, वो ईसीएचएस कार्ड बन के आए, वो पेंशन आई। तो वो तो मीडिया फिर सामने आ गया, मीडिया ने दिखाया। तो इस देश के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, जब अन्ना हजारे जी जिस समय जो ना आंदोलन कर रहे थे, ये उस समय की 2012 की बात है। तो जब दिल्ली की जनता को, देश की यहाँ की जनता को जब पता चला, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी, तो यहाँ दिल्ली कैंट के लोगों ने मुझे 2 बार विधायक बनाया। और दिल्ली कैंट के लोगों को मैं बार बार सलूट करता हूँ, दिल्ली के लोगों को सलूट करता हूँ। और मैंने अपने कार्यकाल के अंदर कोई भी ऐसा वो नहीं किया, जो मैंने इतनी सेवा की है लोगों की, घर घर जा जा के बुजुर्गों की पेंशन बनाई, विकलांगों की पेंशन बनाई है, पानी के लिए बहुत काम किया, महिलाओं के लिए पार्कों का काम किया, रोडों को डेवलप, स्कूल, शिक्षा, मतलब तमाम फील्ड, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड में मैंने आगे से आगे बढ़ के काम नहीं किया हो। और उस समय की जो ना भ्रष्ट जो कांग्रेस की सरकार थी, उसको हम लोगों ने दिल्ली से उखाड़ के फेंका, सेंटर से भी जो ना उस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को देश की जनता ने उखाड़ के फेंका। एक ऐसी स्थिति, जो लोग लड़े उनको गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले, जिन लोगों ने जो लड़ाई का पार्ट भी नहीं थे, जो हिस्सा भी नहीं थे, उन लोगों को अशोक चक्र दिए गए। ये देश की जनता का और इस देश का दुर्भाग्य है। अब इतना बड़ा अन्याय भी हो सकता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है देश का। उस ऑपरेशन को, उस लड़ाई को सिर्फ एंड सिर्फ किसी ने खत्म किया, आतंकवादियों को किसी ने मारा तो एनएसजी के कमांडो ने जाके मारा। और उनमें से कमांडो सुरेंद्र सिंह, वो कमांडो जो हेलीकॉप्टर से कमांडो जो ड्रॉप हुए, उसमें पहला कमांडो जो ना उतरने वाला कमांडो सुरेंद्र सिंह था। वो पूरे तथ्यों के साथ इनके सामने आने के बाद भी आज तक गैलेंट्री अवार्ड की फाइलें कहाँ, इन पर धूल जमी पड़ी है। लेकिन आपकी लड़ाई तो उस टाइम मेरे ख्याल से भाजपा के साथ भी थी, आपने हराया तो भाजपा को भी था उसमें। उस समय सत्ता में भाजपा ना तो केंद्र में थी और ना ही दिल्ली में थी। ये 2015 की मैं बात, 2015 का दूसरा चुनाव था जी। दूसरे चुनाव में भी जो ना दिल्ली में भाजपा नहीं थी, वो तो फिर हमने खुद नहीं कंटिन्यू किया। जो सेकंड जो रहा था मेरे ख्याल से यहाँ से, जो कर्ण सिंह तंवर,
हाँ तो बीजेपी उम्मीदवार थे, आपने तो बिल्कुल हराया उनको था। बिल्कुल। कर्ण सिंह तंवर को जो है ना इतनी वोटों से हराया है जी। दिल्ली की जनता ने कि यहाँ मैंने इतिहास रख दिया। 40,000 कुछ वोट मैंने लिए, जबकि यहाँ आज तक जीतने वाले ने 28,000 वोट से आज तक कभी किसी ने नहीं लिए। तो ऐसी क्या नौबत आई कि जो व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ लड़ता लड़ता बीजेपी में शामिल हो गया हो? जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर भ्रष्टाचार के अंदर डूब गई और बिल्कुल हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार करने लगे, यहाँ तक बस की टिकट से लेके सांसद की टिकट तक जब पैसे मांगने लगे, जब ये बात हमारे सामने भी आई कि पैसे लाओ चुनाव लड़ो, तो उस चीज से भ्रष्टाचार का सताया हुआ भ्रष्टाचार से लड़ता हुआ तो मैं राजनीति के अंदर आया था। मेरे परिवार में कोई राजनीति के अंदर नहीं है, मेरे पिताजी किसान है, माताजी किसान है, कोई मामा फूफा कोई दूर दूर तक कोई राजनीति नहीं है। तो मैं तो भ्रष्टाचार से लड़ता हुआ आया था और दिल्ली की जनता ने मुझे जाने नहीं दिया। तो जब उस रास्ते से जब अरविंद केजरीवाल और पार्टी भटक गई, जब सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ये क्वेश्चन करने लगे, तो सुरेंद्र सिंह कमांडो ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ कैसे रह सकता है? और जब हर चीज के अंदर पैसा पैसा चाहने लगे, अब तो ये सब चीजें प्रूव होगी, अब तो ये सब जेल जा जाके आए। तो जब 20 का चुनाव था तो ये 19 से ही जो है इनको कईयों बार मैंने ऐसी चीजों को टोका, मैंने कईयों बार इनकी शिकायत करी सीबीआई में। आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी मैंने चिट्ठियां लिखी हैं भ्रष्टाचार की। मैं पिटीशन कमेटी का चेयरमैन भी था, वहां भी बहुत केसों को मैंने खोला, बहुत केसों को मैंने सुना। तो 20 में फिर जो है इनकी टिकट इन्होंने बोले कि हम आप लोगों को टिकट नहीं दो, ठीक है मैं टिकट दो। पर मैंने बोला देश का जवान हूँ, सिपाही हूँ, देश की सरहदों पर लड़ा हूँ, 26/11 में लड़ा हूँ, कांगो के अंदर जाके लड़ा हूँ, तो लड़ना मेरा काम है और मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, चाहे नलके के निशान पर लड़ूं, मुझे चाहे 5 वोट मिले। इनके खिलाफ मैंने उस समय भी फार्म भरा और जो है ना तब यहाँ मैंने अपनी बात को लोगों को भी रखा कि आज दिल्ली कैंट के लोगों को पता है कि ईमानदार आदमी है। और इसको बनाने में जब आम आदमी पार्टी का नाम छोटा था तो कमांडो सुरेंद्र सिंह को उस समय सब जानते थे। मैं तो हरियाणा का रहने वाला, गांव में रहता था, खेत में काम करता था, अपना स्कूल में जॉब लगी हुई थी, टीचर वहां जाता था, बच्चे पढ़ाता था। मैं राजनीति में आना ही नहीं चाह रहा था। बार बार मेरे मना करने के बाद मुझे राजनीति में लेकर आए। जिस दिन आम आदमी पार्टी का गठन हुआ वो 26/11 के दिन ही गठन किया गया था, उसी दिन उसकी घोषणा की गई थी। उस दिन ये कहा गया था कि पहला उम्मीदवार कमांडो सुरेंद्र सिंह हमारा, हम ऐसे देशभक्तों को चुनाव लड़ाएंगे, हमारी पार्टी में ऐसे देशभक्त हैं। पूरी दुनिया से अरविंद केजरीवाल मेरा चेहरा दिखा दिखा के चंदा मांगते रहे, पूरा दिल्ली में घुमा घुमा के जो ना दिखाते रहे विधानसभा के ऊपर हमारी पार्टी में देशभक्तों की पार्टी है। वो जो 5 चेहरे शुरू वाले दिन जो खड़े हुए थे, चाहे कमांडो सुरेंद्र सिंह हो, चाहे कुमार विश्वास हो और चाहे एडमिरल रामदास हो, 3 आदमी तो हम वैसे ही चले गए, 2 आदमी वो जेल काट के आ गए। मुझे लगता नहीं कि पार्टी का टोला है, पैसे दो चुनाव लड़ो, जो जितना भ्रष्टाचारी उसका उतना बड़ा कद है। और ऐसे जो भ्रष्टाचार के रहते जो ना फिर मैंने वहाँ से राजनीति को जो ना एकदम संन्यास लेने का निर्णय लिया। लंबे समय तक मैंने फिर कोई काम नहीं किया। तो जब मोदी जी ने 370 अनेक धाराएं जब जम्मू कश्मीर के हटाई और सैनिकों का सम्मान किया, OROP दे के हमारी पेंशन बढ़ाई और एक के बाद जब एक काम किए जिस तरीके से, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी इनके जो काम से जो ना रक्षा मंत्री से प्रेरित होकर जो ना फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं खड़ा हुआ। अब चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाते हैं, मैं एक जो पार्टी के सिपाही की तरह जो ना काम करता हूँ। एक संस्था है ADR, तो वो हर इलेक्शन में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है, चाहे वो राज्य का इलेक्शन हो या देश का इलेक्शन हो। तो उसके आंकड़े बताते हैं कि कोई भी पार्टी अपराधियों से मुक्त नहीं है। टिकटें मिलती हैं अपराधियों को, उसमें चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी। तो ये जो कमांडो पूरी उम्र अपराधियों के साथ खिलाफ लड़ा, ये राजनीतिक अपराधियों के खिलाफ भी लड़ेगा क्या? बिल्कुल, मैं तो आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी लड़ा हूँ। यहाँ भी लोगों को बहुत पता है, यहाँ भी बहुत लोगों की खुला नहीं है मैं कोई दब के या उस तरह की राजनीति करता हूँ। पर मेरी जो प्रेरणा मिली, जो नेवी के जो सैनिक जो ना मुस्लिम देश में पकड़े हुए थे, जब प्रधानमंत्री ने बोला तो रातों रात उनको छोड़ना पड़ा। कतर की बात कर, कतर की बात बिल्कुल सही है। और जो कांगो ये जो अभी लड़ाई हुई, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, जब देश के प्रधानमंत्री ने बोला जो हमारे बेटा बेटी ये लाखों बच्चे मेडिकल पढ़ने गए हुए थे वहाँ, डॉक्टर अगर किसी को चोट लगती तो मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान पर हमला है, 2 देशों का लड़ाई रुक जाती है।
तो जो ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से देश मजबूत हुआ है, उस समय हथियार हम दूसरे देशों पर निर्भर थे। आज जो ना कई हजारों करोड़ रुपए के हथियार हम दूसरे देशों को बेचते हैं। किसी देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री के पैर छूता है, किसी देश का प्रधानमंत्री उसकी कोड़ी भरता है। एक समय वो था जब जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, उसकी पगड़ी उतार उतार के उसकी तलाशी होती थी, अमेरिका जैसे देश में जाते थे। आज अमेरिका जैसे देश का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड जैसे प्रधानमंत्री, एक तरफ उसकी वाइफ जब काख में हाथ डाल के कर ले जाती है व्हाइट हाउस में, और एक तरफ वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हाथ लेके जाता है, तो हमारा तो सीना चौड़ा हो जाता है जब सैनिकों का सम्मान होता है, जब सैनिकों के बीच में देश का प्रधानमंत्री जाके दिवाली मनाता है, जब होली मनाता है। तो हम तो जो है ना इन चीज़ों से प्रेरित होकर जब राष्ट्र का जो गौरव बढ़ा है, तो हम तो इसके साथ जो है ना प्रधानमंत्री की ऐसी ऐसी जो बड़ी जो चीज़ है, बड़े बड़े देश कहते हैं कि हिंदुस्तान जो निर्णय लेगा वही फैसला होगा। तो इससे बड़ा और गौरव क्या पड़ सकता है, जहाँ देश की इकोनॉमी को कितने ऊपर तक लेके चला गया। एक समय जो ना ऐसे था, हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। आज हिंदुस्तान के पासपोर्ट को, हिंदुस्तान के आदमी को जो ना सल्यूट किया जाता है कि मोदी के देश का आदमी। लेकिन इनके बीच में एक छोटी सी बात तो है, मणिपुर का बड़ा शोर है कि प्रधानमंत्री जी बाहर की लड़ाई तो रुकवा सकते हैं यूक्रेन रसिया की, लेकिन मणिपुर में तो नहीं बोलते वो। इंटरजेंसी की लड़ाई में ऐसा होता है कि दोनों तरफ अपने लोग फंसे होते हैं। कोई सारे लोग ऐसे जो माओवादी बने हुए हैं, बहुत सारे जो रास्तों से भटके हुए लोग हैं, उनको रास्ते पर लाने के लिए सरकार अनेकों काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ना बहुत बड़ा आतंकवाद होता था, तरह तरह के अनेकों गुट थे। मैं तो भारतीय सेना में रह के भी काम किया, और मैं अभी भी आदिवासी मोर्चे का सह प्रभारी दिल्ली प्रदेश का इन्होंने बना रखा है, तो मैं लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। आज वो अनेकों जितने गुट थे, तकरीबन गुट जो है ना आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और मणिपुर के अंदर भी जहाँ तक जो वहाँ लड़ाई, वो इंटरनेशनल लेवल का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो कोई छोटे लेवल का षड्यंत्र नहीं है। वो एक ऐसा स्पेस है जिसको अमेरिका जैसे और अनेकों देश ऐसे, इंग्लैंड जैसे, उनके आज़ादी के टाइम से पहले से उनके ऊपर वहाँ नज़र रखी हुई है। अब उस स्थान को हम कैसे न कैसे जो ना अपना एक बेस बनाए, एक प्लेटफॉर्म बनाए, क्योंकि इस पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर दूर दूर तक उनको ऐसा कोई बेस नहीं मिला। तो वहाँ एक ऐसा जहर घोला हुआ था, जिसको जो अमित शाह जी ने बहुत संघर्ष करके, बहुत ही मीटिंगें लेके उसको बहुत पटरी के ऊपर चढ़ाया। अभी वहाँ तकरीबन छोटे जितने स्टेट है उनमें शांति है, और आने वाले टाइम के अंदर मणिपुर का भी जो है ना जल्दी इसका भी कोई ना कोई बहुत अच्छा समाधान रहेगा। और वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि मुख्य लड़ाई तो जो वहाँ जो हिंदू लोग हैं और लोग हैं, उनके यंत्र वहाँ लगातार चल रहे हैं। चाहे वहाँ देखा होगा, वहाँ बहुत सारी किस्मनरी ये जो है ना काम करा क्रिश्चियनों ने, इस टाइप का जो वहाँ पे माहौल है, तो उसको कंट्रोल में मुझे लगता है कि जल्दी ही जो ना भारत सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से बहुत सक्रिय है। अमित शाह जी इसको डायरेक्ट खुद देख रहे हैं, इसका जल्दी ही निवारण होगा। तो ये सुरेंद्र सिंह कमांडो, ये दिल्ली की लड़ाई भी लड़ेगा क्या, अब जो फरवरी में होने वाली है? बिल्कुल, दिल्ली की जो लड़ाई होगी, दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए, और जिस तरीके से जो ना आम आदमी पार्टी ने ठगा है दिल्ली के लोगों को, जिस तरीके से झूठ बोला है, भ्रष्टाचारी के भेंट में जो ना बैठे हुए ये भेड़िए जो ना शेर की खाल में जो ना भ्रष्टाचारी निकले हैं, इन्होंने जैसे झूठ बोला, जिस तरीके से इन्होंने बात बोली है, अगर हम घर नहीं लेंगे, एफिडेविट दे रहे थे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज सारी चीज़ें उल्ट है। इतना बड़ा शीश महल बनाया मुख्यमंत्री ने जो ना 150 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई से, और लेटरिन सीट बैठने की उनको भी गोल्ड कोटेड पाई गई हैं। 8-8 लाख रुपए की सीटें हैं, 2-2 करोड़ रुपए के पर्दे लगा दिए हैं, इटालियन पत्थर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ऐसे पानी चलता है उसमें, कम्बोट के अंदर गर्म पानी चाहिए, ठंडा चाहिए, सीट कितनी गर्म चाहिए, कितनी नरम चाहिए, कितनी सीट उठी चाहिए, कितनी बैठी चाहिए। इन्होंने तो सारा उल्टा कर दिया। जब ऐसा भ्रष्टाचार, जब दिल्ली के लोगों के खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से अय्याशी पर लुटाया है अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टों ने, उनको दिल्ली की जनता उखाड़ के फेंकेगी। और दिल्ली की जनता का नेतृत्व करने के लिए दिल्ली कैंट विधानसभा से मैं जो ना अवश्य जो ना पूर्ण रूप से तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो मेरी ड्यूटी लगाएगी, जिस भी पोजीशन में जहाँ भी लगाएगी, मैं एकदम तैयार हूँ। और जो है ना ये अब की बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चाह रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता तंग आ चुकी है। क्योंकि
भ्रष्टाचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल, जब कोई काम नहीं कर पाता तो भारतीय जनता पार्टी को, सेंटर को एलिगेशन लगाता है, झूठ बोलता है, एलजी को एलिगेशन लगाता है। जब भ्रष्टाचार करता है तो जब बोलता नहीं, जब पूरा दिल्ली में दारू मैं कर देता, जगह जगह गली गली ठेके खोल देता है, तो जो है ना, जब नहीं बताता। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हम आए थे दारू बंद करने के लिए, इन्होंने गली गली दारू खोल दी। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक बोतल के साथ दो बोतल फ्री। अरे पानी की बोतल के साथ पानी की बोतल नहीं मिलती तो वो बोतल कैसे मिल रही थी? जो पैसा ठेकेदार का 2% था उसको सरकार का 2 कर दिया, जो 12% सरकार को जाता था उसको ठेकेदार को दे दिया। कम से कम 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना नुकसान किया है। और बस की टिकट से, बस की टिकट में घोटाला, जमुना मैया का घोटाला, स्कूलों में कमरे बनाने का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों का घोटाला, टेस्टों का घोटाला, बुजुर्गों की पेंशन का घोटाला। कोई ऐसी चीज नहीं जिसका घोटाला नहीं किया। शिक्षा से लेकर शराब तक घोटाला किया है। ये इतने बड़े माफिया हैं कि इनका जो है ना किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इन्होंने इतना लूटा है दिल्ली को, जो है ना, जितना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा। तो आप ये लुटाई जो है, ये लूट है, तो इसको बंद करवाने का संकल्प ले रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो जिस दिन गया था भारतीय सेना में, उसी दिन मैंने कसम खाई थी, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, चाहे गीता के ऊपर कसम हाथ रख के खाई थी, जो है ना, जब भी देश को हम की एकता अखंडता के लिए, आग हवा पानी से हम लोगों को जहाँ भी भेजा जाएगा हम तैयार है। जीवन में हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। आपके टैक्स के पैसे से हम लोगों को पेंशन मिलती है, आपके टैक्स के पैसे से हम लोगों को तनख्वाह मिलती है, हमारा इलाज होता है। तो हम लोग जो ना, हमारा भी फर्ज है कि हम हमारे से जो बन पाए। मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक भ्रष्टाचार जानता ही नहीं है। कोई भी सैनिक हो, वो अपना काम जानता है, ईमानदारी से काम जानता है। आप देखते हो गली में भी आपकी कोई सैनिक होगा, आप उसको देखते होगे कि ये जो ना, इसके अंदर पूरा बहुत ईमानदारी, ऑनेस्टता से काम करता। तो एक ऐसी संस्था से निकला हुआ सिपाही, तो मैं उस संस्था को कभी अपने जीवन में दागदार नहीं होने दूंगा। और मुझे चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, ठीक है, पर मैं अपने जो मिशन है, अपनी ईमानदारी, सच्चाई और देशभक्ति से कभी तस से मस होने वाला नहीं। तो सुरेंद्र सिंह कमांडो ने खुल के अपने विचार व्यक्त किए आज डीवी लाइव पे, और ये कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये लड़ाई जल्दी ही एक मुकाम तक पहुँचाएंगे। इसके साथ ही हम आज का ये जो टॉक शो है वो ख़त्म करते हैं, और शुभकामनाएं देते हैं कि आप ये पवित्र भावना लेके चलें, ताकि देश को भय, भूख, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। थैंक यू। जय हिंद।